स्टार्ट करें। स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हम लोग जो है रैशनल एंड इरेशनल टर्म्स किसी बायनोमियल में कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका कॉन्सेप्ट देख रहे थे। एक क्वेश्चन हम लोग और करना चाहेंगे जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से मजबूत हो जाएं। फाइंड नंबर ऑफ irrational terms into the binomial 5 to the power 1 by 3 plus 3 to the power 1 by 2 टू द होल पावर 600। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि एक थोड़ा बड़ी पावर पर भी मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन 600 पावर पर जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। यू हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इनटू द बायनोमियल 5 टू द पावर 1 by 3 प्लस 3 टू द पावर 1 by 2 टू द होल पावर 600। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि सबसे पहले हम लोग इसका जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे, r प्लस 1th टर्म जो है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे तेजी से फटाफट लाइव हो जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कॉपी पेन और असाइनमेंट लेकर के सब लोग अच्छे से एक्टिव हो जाएं। फिर मैं इस क्वेश्चन का सलूशन आप लोगों को देता हूं और मेरे साथ साथ तुम लोग भी सॉल्व करोगे। जिनका आंसर आ जाए वो लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझको आंसर भेजें। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग इसका जनरल टर्म TR+1 बच्चों जो है फाइंड करेंगे। ओके, तो ये हो गया 600 CR 5 to the power 1 by 3 to the whole power 600 minus R into 3 to the power 1 by 2 to the whole power R। ये बच्चों हमारा जो है जनरल टर्म है। अब इस पे जरा डिग्री वगैरह कायदे से सेट कर लेते हैं। तो 5 पे नेट पावर आ रहा है 600 माइनस R अपॉन 3 और 3 पे पावर आ रहा है R बाय 2। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं रैशनल टर्म के लिए हमको 5 और 3 पे जो पावर हैं इनको इंटीजर करना होगा और इसके लिए 600 माइनस R को 3 से एंड R को 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। ठीक, तो फॉर रैशनल टर्म (600 minus R is divisible by 3 and R is divisible by 2। तो 600 माइनस R 3 से और R जो है 2 से डिविजिबल होना चाहिए। एवरीथिंग इज ओके। तो 600 माइनस R हम लोग एक टेबल बना लेंगे 600 माइनस R 3 से और
जो हमारा आर है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो 600 माइनस आर 3 से, आर 2 से। तो ये टेबल बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। 600 माइनस आर को 3 से और आर को 2 से डिविजिबल करना है। तो आर की वैल्यूज लेना हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे लिए r बाई 2 पर केसेस बनाना आसान है। हम 2 के मल्टीपल लेना स्टार्ट कर देंगे। जब हम 2 के मल्टीपल लेंगे तो r बाई 2 तो अपने आप इंटीजर हो जाएगा, और r की उन वैल्यूज पर हम ये चेक करते जाएंगे कि 600 माइनस आर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे? 0। चूंकि r बाई 2 के अकॉर्डिंग केसेस ही बन रहे हैं, हम लोग 2 के मल्टीपल लेंगे तो r बाई 2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे हम लोग जो है 600 माइनस आर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं ये चेक करते हैं। तो r का वैल्यू जब इसमें 0 रखेंगे तो 600 3 से डिविजिबल है, कंप्लीट डिविजिबल है। सो r इक्वल टू 0 विल बी सेलेक्ट हियर। नेक्स्ट वी विल टेक r इक्वल टू 2। इन केस ऑफ r इक्वल टू 2, तो 598 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए r इक्वल टू 2 को हम लोग कट करेंगे। फिर हम लोग r इक्वल टू 4 पे आएंगे बच्चों। r इक्वल टू 4 जब आप यहां रखोगे तो 600 माइनस 4 596, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन जब हम लोग r इक्वल टू 6 पर आएंगे तो 594 जो है बच्चों हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ये सेलेक्ट होगा। इसी तरह से जब हम r इक्वल टू 8 पे चेक करेंगे, r इक्वल टू 10 पर चेक करेंगे तो 600 माइनस आर 3 से डिविजिबल नहीं आएगा। लेकिन जब हम लोग r इक्वल टू 12 पर आएंगे, when we will take r इक्वल टू 12, तो 588 बनेगा, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो ये 3 टर्म बच्चों हम लोगों ने ठीक ठीक निकाले, और यहां से अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हमको 6 के मल्टीपल लेने हैं। जैसा कि आप देख रहे होगे r की वैल्यू आपका 0 आया है, 0 के बाद 6 आया है, 6 के बाद 12 आया है। इस तरीके से r की वैल्यू सेलेक्ट हो रही है। तो 6 के मल्टीपल अब हम लोगों ने कलेक्ट करते जाने हैं। 0, 6, 12, 18, 24 एंड जो लास्ट वैल्यू बनेगा, चूंकि यहां पर n का वैल्यू 600 है बच्चों, ठीक है। r कैन नेवर बी ग्रेटर देन n, तो r हमारा 600 तक जाएगा, और 600 खुद भी 6 से डिविजिबल है। 600 खुद भी 6 से डिविजिबल है, इसलिए लास्ट वैल्यू हमारी 600 हो जाएगी। मान लो 600 6 से ना होता तो 599, 598, 597, 600 के आसपास हम लोग चेक कर लेते। फिलहाल 600 खुद आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि हमारे जो नंबर ऑफ रैशनल टर्म हैं वो 101 निकल करके आ रहे हैं भाई। 6 से 600, 100 ये हो गए। एक जीरो को जब आप इंक्लूड करोगे तो टोटल 101 टर्म्स जो है वो निकल करके आते हैं। अच्छा, कभी अगर दिक्कत हो तो आप एपी की हेल्प से भी इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आर की वैल्यू हमारी 0 है, 6 हैं, 12 हैं, से लेकर के 600 तक हम लोग गए हैं। तो ये एपी आपका चल रहा है विद द कॉमन डिफरेंस 6। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने में कभी अगर डायरेक्ट दिक्कत हो तो ये
एपी का जो nth टर्म का फार्मूला है वो आप यूज कर लेना। लास्ट टर्म हमारा 600 है, फर्स्ट टर्म हमारा 0 है, n हमको फाइंड आउट ही करना है, कॉमन डिफरेंस 6 का है, तो n माइनस 1 हमारा 100 आ जाएगा और n का वैल्यू 101 आ जाएगा। तो हमारे जो नंबर ऑफ रैशनल टर्म निकल करके आ रहे हैं वो 101 है। हमने इररेशनल टर्म आप लोगों से पूछे हैं, तो जो नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म में आपको रैशनल टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देने होते हैं। क्योंकि डिग्री यहां पर 600 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म विल बी 601। उसमें जो रैशनल टर्म है 101 वो हमने माइनस कर देने हैं, तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा 500। टोटल हमारा आंसर बच्चों आ जाएगा 500। तो नंबर ऑफ इररेशनल टर्म इस क्वेश्चन में हमारे होंगे 500। ठीक है बच्चों। सो आई थिंक अब रैशनल टर्म एंड इररेशनल टर्म ये अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग करना चाहेंगे, टर्म हैविंग इंटीजर कोफिशिएंट। वो भी काफ़ी कुछ रैशनल टर्म से ही हमारा जो है मिलता जुलता है। तो ये एक बार अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं कुछ सेकंड आपको दे रहा हूं, चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग जो है अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम लोग जो है टर्म हैविंग इंटीजर कोफिशिएंट, मेथड टू फाइंड टर्म हैविंग इंटीजर कोफिशिएंट्स। मेथड टू फाइंड टर्म हैविंग इंटीजर कोफिशिएंट, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। इसका जो फंडा है वो रैशनल टर्म की ही तरह से है, सेम एज रैशनल टर्म्स। मीन्स आपको पहले जनरल टर्म निकालना होगा और बेस पे जो पावर आएंगी उनको इंटीजर कर देना होगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट फाइंड जनरल टर्म and then make degree on base to be integer। तो यही फंडा हम लोगों को इसमें भी फॉलो करना होगा। इंटीजर कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट वर्ड हम लोगों ने इसलिए यहां पर यूज किया है क्योंकि कभी कभी बायनोमियल में वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो जब वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, x या x एंड y दोनों अगर इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका जो कोफिशिएंट पार्ट है हम उसको इंटीजर करेंगे, वेरिएबल को साइड में कर देंगे। ठीक है ना। क्योंकि इंक्लूडिंग वेरिएबल या तो फिर वेरिएबल का वैल्यू दिया हो, अगर वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम उसके कोफिशिएंट पार्ट को ही इंटीजर या रैशनल जो भी बनाना हो वो बना सकते हैं। भाई जो इंटीजर भी हमारे हैं वो रैशनल का ही पार्ट होते हैं। रैशनल एक थोड़ा ज्यादा जनरल पार्ट हो गया आपका, जैसे 2/3, 5/3,
इंटीजर्स के केस में आपके 2, 3, 4, 5 जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं वही आएंगे, ठीक है। तो इसका जो फंडा वो ऑलमोस्ट सेम चलता है। यहां भी जो आपको बेस लेना है वो बेस प्राइम अगर नहीं है तो प्राइम बना लेना होगा। अगर पहले से प्राइम है देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो बेस हमारे हैं, जो डिग्री आप सेट करोगे वो प्राइम नंबर पे ही सेट करोगे, ठीक है ना। तो ये भी स्टार करके लिख लीजिए, सेट डिग्री ऑन प्राइम बेस। प्राइम नंबर पर ही आपको डिग्री सेट करनी है। और अगर पहले से नंबर प्राइम है देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करते हैं, द थिंग्स बिगिन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ सी द क्वेश्चन हियर। कम ऑन माय आर्मी, क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर के। कुछ सेकंड मैं आपको दूंगा, आपको सॉल्व करना है, उनका आंसर मुझ तक भेजना है। लाइव क्लास का जैसा मैंने बार बार आप लोगों से कहा कि ये मतलब नहीं है कि आप जो है खाली बिस्तर पे लेट करके उसको आराम से जो है टीवी की तरीके से देखते रहें। जब आप लाइव होगे तो आपको एक्टिव भी रहना है, जैसे आप क्लास में एक्टिव रहते थे उसी तरह से आपको अपनी टेबल पर बैठना है, कॉपी पेन और असाइनमेंट लेकर के बाइनोमियल का, और जो क्वेश्चंस मैं दूंगा मेरे साथ साथ सब लोगों को सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझिए, देखिए। रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में इस लाइव क्लास का आपको दे दिया जाता है, आप उसमें समझिए बाद में, लेकिन क्वेश्चंस मेरे साथ साथ हल करना है। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, उनका ऑप्शन भी मैं दूंगा आपको, ABCD में उनके ऑप्शन मुझ तक भेजने हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, ये जिनके पास असाइनमेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, वो अपने असाइनमेंट में देख भी सकते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 7 to the power 1/3 प्लस 5 to the power 1/2 इंटू एक्स टू द होल पावर 600। तो मैं क्वेश्चन लिख भी रहा हूं, जिनके पास असाइनमेंट नहीं है वो देख सकते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स विद integer coefficients in binomial 7 to the power 1/3 plus 5 to the power 1/2 into x to the whole power 600। तो बच्चों ये क्वेश्चन है। यस, कम ऑन माय आर्मी, स्टार्ट। आप लोग जो है इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ हल करेंगे, और जिनका पहले सॉल्व हो जाए, हाँ मैं ऑप्शंस भी आपको दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिख करके मुझको भेज सकते हैं। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 101 और डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। यस, कम ऑन। तो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि सबसे पहले हम लोग इस बाइनोमियल का जनरल टर्म जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जनरल टर्म जो है आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। तो TR+1 तो ये हो जाएगा 600 CR 7 to the power 1/3 to the whole power 600 minus R 5 to the power 1/2 into x to the whole power R। तो हमारा जो जनरल टर्म बन रहा है 600 CR
7 to the power 600 minus r upon 3 into 5 to the power r by 2 into x to the power r। अब भाई वेरिएबल तो हमारे हाथ में है नहीं। यस, वेरी गुड, कम ऑन। आप लोग निश्चित रूप से कोशिश कर रहे होंगे। हमने यहां पर बात की है टर्म हैविंग इंटीजर कॉफिशिएंट। तो इस वेरिएबल को आप छोड़िए, क्योंकि उसने कॉफिशिएंट की बात की है, तो उसका जो न्यूमेरिक पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट है, उसको हमने इंटीजर करना है। और उसके लिए 600 माइनस आर को 3 से एंड आर को 2 से डिविजिबल होना होगा। बिल्कुल सही। तो फॉर टर्म हैविंग इंटीजर कोफिशिएंट 600 minus r is divisible by 3 and r is divisible by 2. तो 600 माइनस आर 3 से और r जो है 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है। उसके लिए जैसे हम लोग रैशनल टर्म में टेबल बनाते थे, क्यों बच्चों, उसी तरह से यहां पर भी टेबल बनानी होगी। चलो फटाफट 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 टेबल बनाओ, मेरे साथ साथ टेबल बनाइए सब लोग। कम ऑन, वेरी गुड, कम ऑन माय आर्मी। यस, वेरी गुड। तो अब टेबल कैसे बनेगा, हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो 600 माइनस आर 3 से आर 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमारे लिए r बाय 2 पे केसेस बनाना आसान है बच्चों। हम लोग 2 के मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे, हम लोग 2 के मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे। r इक्वल टू 0, 2, 4, 6 इस तरीके से 1 बाई 1 लेंगे। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम पे ही आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग के 3 टर्म आपको ठीक ठीक निकालने हैं, फिर कोई ना कोई सीक्वेंस पकड़ में आ जाता है। सो स्टार्ट फ्रॉम 0 हियर। यस, कम ऑन। 600 is divisible by 3, so r equal to 0 will be select here. Now we will take r equal to 2. No, 598 is not divisible by 3, so r equal to 2 will not be select here. Take r equal to 4. No, 596 is not divisible by 3. But in case of r equal to 6, yes, 594 is divisible by 3 here. So r equal to 6 will be select. Next, we will take r equal to 8, r equal to 10. But here 600 minus r will not be divisible by 3. But into the case of r equal to 12, once again 600 minus r will be divisible by 3. r इक्वल टू 12 के केस में 600 माइनस आर एक बार फिर से 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 टर्म हम लोगों ने अच्छे से पकड़ लिए हैं। r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू 12। यहां से अब आपको आइडिया हो गया है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी 6 के मल्टीपल सेलेक्ट हुए थे, इस क्वेश्चन में भी यही हो रहा है। आपके 6 के मल्टीपल सेलेक्ट होंगे 0, 6, 12, 18, 24, 30। इस तरह से ये आर की जो वैल्यूज हैं वो यहां पर लगातार सेलेक्ट होंगी। अब
बात आती है कि भाई आर का लास्ट वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल यही सोच रहे होंगे सब लोग। तो उसके लिए आपने एन देखना है कि इस बायनोमियल का डिग्री कितना है। बायनोमियल का डिग्री 600 है। आर कैन नेवर बी ग्रेटर देन 600 हियर, सो वी विल सी वैल्यू नियर टू 600 which is divisible by 600, and here 600 is also divisible by 6, so the last value of r will be 600 here. तो इस तरह से जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था, 0 से लेकर के 600 तक टोटल 101 पद आते हैं जिनके कॉफिशिएंट इंटीजर होंगे। सो द फाइनल आंसर, नंबर ऑफ टर्म हैविंग इंटीजर कॉफिशिएंट विल बी इक्वल टू 101। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहां पर बच्चों सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यस, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने लिख करके भेजा भी है। बिल्कुल सही जवाब उनका है 101। सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट होगा। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ नॉन इंटीजर टर्म की बात की जाए, तो जैसे कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट में जब हम लोग नंबर ऑफ रैशनल टर्म निकाल लेते थे तो इरेशनल के लिए हमको अलग से नहीं सॉल्व करना होता था। टोटल नंबर ऑफ टर्म में हम लोग नंबर ऑफ रैशनल टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते थे और हम लोगों को नंबर ऑफ इरेशनल टर्म मिल जाते थे। उसी तरह से टर्म हैविंग नॉन इंटीजर कॉफिशिएंट में भी आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म में नंबर ऑफ इंटीजर टर्म सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे टर्म हैविंग नॉन इंटीजर कॉफिशिएंट भी पूछा जाता है तो आपने पहले इंटीजर टर्म ही ज्ञात करने हैं। ठीक है बच्चों? तो टर्म हैविंग नॉन इंटीजर कॉफिशिएंट, नंबर ऑफ टर्म हैविंग नॉन इंटीजर coefficients will be equal to total number of terms minus number of terms having integer coefficients। तो यहां पर चूंकि बायनोमियल का पावर 600 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे 601 होंगे। टर्म हैविंग इंटीजर कॉफिशिएंट आपका 101 निकल करके आया है। तो इस तरह से अगर नॉन इंटीजर टर्म की वो बात करता है कि ऐसे नंबर ऑफ टर्म बताइए हैविंग नॉन इंटीजर कॉफिशिएंट, तो वो आंसर आपका 500 होगा। टर्म हैविंग इंटीजर कॉफिशिएंट विल बी 101, टर्म हैविंग नॉन इंटीजर कॉफिशिएंट विल बी 500। तो ये पूरा फंडा बच्चों हमारा इंटीजर नॉन इंटीजर टर्म निकालने का था। तो ये फंडा भी आपका रैशनल और इरेशनल टर्म की ही तरह है, इसलिए आई थिंक एक क्वेश्चन से ही आपकी सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का अच्छे से मजबूत हो गया होगा। अब जनरल टर्म के यूज में एक लास्ट फंडा जो हम लोगों ने लिखा था, ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट एंड ग्रेटेस्ट टर्म, वो अब हम लोग जो है उस पर आते हैं। तो कुछ सेकंड्स आपके पास हैं, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चीजों को देख लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। बच्चों आप लोगों की ऑफलाइन स्टडी थोड़ा सा बीच में ब्रेक हुई, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा भी आवश्यक है,
इसीलिए ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर के आया है। जैसे आप क्लास में पढ़ रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग लाइव क्लासेस में आप लोगों को अच्छे से गाइड करेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। आपका कोर्स कहीं से भी जो है पिछड़ने नहीं पाएगा, क्योंकि कोविड इन्फेक्शन के कारण जो है फरवरी वाला जेईई मेन अब आपका कैंसिल हो चुका है। अब मार्च और अप्रैल के जेईई मेन आपको देने हैं, तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। हम लोगों को एक फरवरी एक्स्ट्रा और मिल गया है, अच्छा है। उसमें आपका और कोर्स तेजी से कवर हो जाएगा। आपको रिवीजन के लिए भी प्रॉपर टाइम मिल गया है, क्योंकि अब जो जेईई मेन है वो आप मान के चलिए कि मार्च लास्ट में होगा। तो 2 महीने से अधिक अभी आपके पास और है, जिसमें आप रेगुलर स्टडी अपनी जारी रखिए, अपना रिवीजन करते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, सेलेक्ट होइए। हम लोग हमेशा तुम लोगों के साथ हैं। बस तुम लोग इसी तरह से मन लगा करके पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। मेथड टू फाइंड greatest coefficient and greatest term। तो ये अब हम लोगों को फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट एंड ग्रेटेस्ट टर्म। ये हम लोगों को जो है अब यहां पर फाइंड करना है। तो पहले हम लोग कॉफिशिएंट की बात कर लेते हैं, फिर जो है हम लोग ग्रेटेस्ट टर्म की भी बात कर लेंगे। और उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। कॉफिशिएंट और टर्म में अंतर केवल वेरिएबल्स को लेकर के आता है, क्योंकि जो कॉफिशिएंट पार्ट है वो टर्म का न्यूमेरिक पोर्शन होता है, और जब हम लोग टर्म की बात करते हैं तो उसमें कांस्टेंट वेरिएबल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट की बात बच्चों करते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट की बात हम लोग पहले कर लेते हैं। हम लोग बाइनोमियल लेते हैं ax प्लस by टू द होल पावर n। सपोज ये हमारा बाइनोमियल है, ax प्लस by टू द होल पावर n। अब इस बाइनोमियल में हम लोगों को यह बताना है भाई n+1 टोटल पद होंगे। इन n+1 पदों में ऐसा कौन सा टर्म है जिसका कॉफिशिएंट ग्रेटेस्ट है, मतलब ऐसा कौन सा पद है जिसका गुणांक सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब हर एक टर्म निकालेंगे तब तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो एक फार्मूला इधर उधर की बात ना करके मैं आप लोगों को सीधा सीधा एक जड़ी बूटी दे देता हूं, सीधा सीधा एक फार्मूला दे देता हूं, जिससे आप लोग ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट या ग्रेटेस्ट टर्म बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो फार्मूला अब मैं आपकी आंखों के सामने ला रहा हूं। यह है r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू NB माइनस ए अपॉन A प्लस बी,
एन लेस देन आर इक्वल टू एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस 1। ये हमारा फॉर्मूला है ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट के लिए। R is greater than or equal to NB minus A upon A plus B, N less than or equal to NB minus A upon A plus B plus 1। इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग आसानी के साथ ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, R इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, एन लेस देन आर इक्वल टू एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस 1। इसको याद रखने का तरीका भी मैं बताता हूं। आपको ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट के नाम पर केवल एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी याद कर लेना है। राइट साइड में बस उसी में प्लस 1 हो जाना है, सिंपल। भाई राइट साइड में आप देखो क्या है, वही एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस 1, नो प्रॉब्लम हियर। इस इनइक्वालिटी में आपको इंटीजर वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि आर हमारा इंटीजर होता है। तो ये नोट में आपने लिख लेना है, सेलेक्ट इंटीजर वैल्यूज ऑफ आर फ्रॉम above inequality। तो इस इनइक्वालिटी से आपको इंटीजर वैल्यू छांट लेनी है। चूंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 1 का अंतर है, तो जो ग्रेटेस्ट टर्म के लिए जो आर का वैल्यू निकल करके आएगा, या तो 1 निकल करके आएगा या बहुत ज्यादा 2 से ज्यादा कभी नहीं आएंगे। क्योंकि लेफ्ट साइड में मान लो अगर 4.5 है तो राइट साइड में 5.5 होगा। अब 4.5 से, ऐसे मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, 4.5 से 5.5 के बीच में एक ही वैल्यू है, वो है 5, आर इक्वल टू 5। तो 6 टर्म विल बी द 6 टर्म हैविंग ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। अगर लेफ्ट साइड में 9.6 है तो राइट साइड में 10.6 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट में एक का ही अंतर है, एक का ही डिफरेंस है। तो 9.6 से 10.6 के बीच में आर का एक इंटीजर वैल्यू 10 आ जाएगा। 11th टर्म का कोएफिशिएंट सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। भाई आर के रिस्पेक्ट में टर्म एक बढ़ जाता है। आर अगर 10 है तो टर्म होगा 11, आर अगर 5 है तो टर्म होगा 6। वो तो खैर आप लोग जानते ही हो, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस फॉर्मूले के द्वारा, और इसको आप लोग अच्छे से लर्न भी कर लीजिएगा, क्योंकि बुक्स वगैरह में बड़ा कंफ्यूजिंग मेथड दिया होता है, सब छोड़ दीजिए। जो एक जड़ी बूटी मैंने आप लोगों को लिखाया है, इसको खा लीजिए। आपका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट या ग्रेटेस्ट टर्म का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है, और धड़ाक से आंसर आएगा। और सेम यही फार्मूला केवल इसी बाइनोमियल में नहीं, अभी मैं कई बाइनोमियल लिखने जा रहा हूं, उन सभी में एप्लीकेबल होगा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि सेम फॉर्मूला फॉर ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट
will also be applicable into the following type of बाइनोमियल सीरीज। सेम फार्मूला अब जो मैं लिखने जा रहा हूं, जैसे आपका ax प्लस बी वाई टू द होल पावर n था, तो अगर माइनस भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज मैं और तुम लोगों को बताना चाहूंगा, यहां पर a एंड b की हमेशा तुमको पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है। अगर बीच में यहां माइनस साइन भी है, जैसे मान लो 2x माइनस 3y है, तो b तुमको -3 नहीं लेना है, +3 ही लेना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नोट एक आप लोग और लिख लीजिए, सेलेक्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ a एंड b इन अबव फार्मूला। हमको a एंड b का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, चाहे ax प्लस बी वाई टू द होल पावर n हो, चाहे ax माइनस बी वाई टू द होल पावर n हो, हमको a एंड b का पॉजिटिव वैल्यू ही उठाना है। क्योंकि जब हम लोग ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट या ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहे होते हैं, तो हमको उस टर्म के पहले प्लस साइन है या माइनस साइन है इससे मतलब नहीं होगा। क्योंकि अगर ax प्लस बी वाई टू द होल पावर n है तो सारे टर्म पॉजिटिव होंगे, अगर ax माइनस बी वाई टू द होल पावर n है तो अल्टरनेट प्लस माइनस होगा। हो सकता है जिसका कॉफिशिएंट सबसे ज्यादा हो उसके पहले माइनस साइन हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कोई लीस्ट टर्म हो गया, नो, वो ग्रेटेस्ट टर्म ही रहेगा। जब हम लोग ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट या ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग केवल और केवल उस टर्म के न्यूमेरिक पार्ट का या मैग्नीट्यूड पार्ट की बात करते हैं। उसके पहले प्लस साइन है या माइनस साइन है उससे हमको मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने बच्चों लिखा है सेलेक्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ a एंड b इन अबव फार्मूला। ये जो ऊपर फार्मूला हमारा है, इसमें a एंड b का पॉजिटिव वैल्यू ही तुमको रखना है। तो जैसा कि मैं साइड में लिख रहा हूं कि सेम यही फार्मूला केवल पर्टिकुलर इसी बाइनोमियल में नहीं, इस टाइप की कई बाइनोमियल में लगेगा। जैसे पहला तो यही हो गया, फिर सेकेंड ax प्लस माइनस बी टू द होल पावर n, a प्लस माइनस बी एक्स टू द होल पावर n। इन सभी में क्योंकि हम लोग ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट की बात कर रहे हैं, हमको वेरिएबल से मतलब ही नहीं है। वेरिएबल कौन किसके साथ कनेक्ट है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जो फर्स्ट है वही a है, जो सेकंड है वही b है। फिर से सुन लीजिए कान खोल के, जो फर्स्ट है वही a है, जो सेकंड है वही b है। वेरिएबल कौन किसके साथ अटैच है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर इस टाइप का बाइनोमियल हो a प्लस माइनस बी टू द होल पावर n, इसमें वेरिएबल है ही नहीं तो पूरा टर्म ही ग्रेटेस्ट हो जाएगा। वेल डन, बहुत अच्छा। अगर ये बाइनोमियल हो a x टू द पावर p प्लस b इंटू वाई टू द पावर q टू द होल पावर n, अगर यहां माइनस है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें से कोई भी बाइनोमियल हम लोग ले लें, सेम यही फार्मूला हमारा जो है वर्क करेगा। सभी में आपको यही सेम फार्मूला r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, लेस देन आर इक्वल टू एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस 1। सेम यही फार्मूला आपको सभी में अप्लाई करना है। अगर
तुमको कोई इस चीज को लेकर के कंफ्यूजन है कि वो ए एंड बी का पॉजिटिव वैल्यू हमको याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस फार्मूला इन दिस वे। फिर अगर तुम ए और बी का नेगेटिव वैल्यू भी ले लोगे तो मामला नहीं फंसेगा। नोट जरूर कर लें, भले आप एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी के फॉर्म में याद रखें, लेकिन ए और बी पे मॉड लगा दें, जिससे जितने बार देखो उतने बार याद आए कि हमको ए एंड बी का पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट फाइंड करने का। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके थ्रू जो है चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब हम लोग ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट या ग्रेटेस्ट टर्म की बात करेंगे, कि भी स्टार करके लिख लें, इन केस ऑफ फाइंडिंग ग्रेटेस्ट coefficient or greatest term, we will only see magnitude part of the term। हम लोग उसका केवल मैग्नीट्यूड पार्ट देखेंगे, उसके पहले प्लस साइन है या माइनस साइन है उससे हमको मतलब नहीं होगा। तो अब सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। किन किन चीजों को ध्यान रखना है वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग सीधे सीधे इस फंडे को क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ग्रेटेस्ट coefficient into the binomial थ्री एक्स प्लस 2y to the whole power 15। 3x plus 2y to the whole power 15 ये हमारा बाइनोमियल है, और इसमें ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट वाला टर्म मींस पद कौन सा होगा ये आपको बताना है। पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूं, जिससे कि अगले क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कर सकें। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि जैसे ax प्लस माइनस बी वाई टू द होल पावर n है, तो जो फर्स्ट है वही a है, जो सेकंड है वही b है। वेरिएबल कौन किसके साथ अटैच है इससे आपको मतलब नहीं है। तो a का वैल्यू 3 हो गया, b का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे से ध्यान रखना है। जो फर्स्ट है वही a है, जो सेकंड है वही b है।
तो अब ए का वैल्यू 3 हो गया, बी का वैल्यू 2 हो गया, एन का वैल्यू 15 हो गया। तो सबसे पहले हमको एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी फाइंड कर लेना है। चलो निकालो बच्चों, कमान फटाफट निकालो। एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी का वैल्यू जो है तुम लोगों ने पहले फाइंड आउट करना है। तो एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, ये वैल्यूज तुमको दी हुई हैं, आप इन वैल्यूज को रखेंगे। तो 15 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 2, तो ये 27 अपॉन 5 निकल के आया बच्चा। फाइव पॉइंट 4। तो आर हमारा बच्चों हो गया 5.4 से 6.4। भाई आर हमारा क्या होता है? एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी से लेकर के एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस 1। तो राइट साइड जो भी लेफ्ट साइड में आए, राइट साइड में तुमको उसमें एक जोड़ देना है, खेल खत्म। अब इस रेंज में जो आर का इंटीजर वैल्यू है वो केवल 6 है। भाई 5.4 से 6.4 के बीच में केवल एक ही इंटीजर वैल्यू 6 लाई करती है। तो आर अगर 6 है तो टर्म होगा 7। सो T7 हैव ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट। जो हमारा 7th टर्म होगा उसका कॉफिशिएंट ग्रेटेस्ट होगा। अभी केवल मैंने कॉफिशिएंट को ग्रेटेस्ट किया है। यहीं से आप ग्रेटेस्ट टर्म का भी फंडा जो है समझ सकते हो। तो जब ग्रेटेस्ट, अभी तो कॉफिशिएंट ग्रेटेस्ट हुआ, लेकिन जब टर्म की बात आएगी तो टर्म में तो फिर भाई एक्स और वाई भी आएंगे, एक्स और वाई भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो अब ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालना है उसको भी सीख लेते हैं। तो नोट करें ग्रेटेस्ट टर्म। तो अब पूरा टर्म इन दिस केस complete term will be greatest including variables। अब वेरिएबल भी शामिल होंगे। तो इसके लिए आपको बच्चों बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हमारा बाइनोमियल ax प्लस बी वाई टू द होल पावर n है, तो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट में जो फॉर्मूला हम लोगों ने नोट किया था उसी में
ए को ए इंटू एक्स से और बी को बी इंटू वाई से रिप्लेस कर दो। तो इन फॉर्मूला ऑफ ग्रेटेस्ट coefficient replace a by a into x and b by b into y. Where x and y मस्ट बी पॉजिटिव। बस ये ध्यान रखना कि x और y पॉजिटिव होने चाहिए। वैसे क्वेश्चन में जनरली खुद ही x एंड y ग्रेटर देन 0 दिया रहता है, नहीं दिया है तो मॉड लगा देना। तो इन केस ऑफ ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी टू एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस 1। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों। तो इसी में फॉर ग्रेटेस्ट टर्म अब वेरिएबल को भी इंक्लूड करना है, तो a रिप्लेस बाय a इंटू एक्स एंड b रिप्लेस बाय b इंटू वाई इन अबव फार्मूला। इसी ऊपर वाले फार्मूले में a को a इंटू एक्स से, b को b इंटू वाई से आपने रिप्लेस कर देना है, हमको ग्रेटेस्ट टर्म मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करना चाहेंगे, फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म into the binomial 3x plus 5y to the whole power 20 at x equal to half and y equal to 1/3। तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म इनटू द बाइनोमियल 3x plus 5y to the whole power 20 at x equal to half and y equal to 1/3। तो यस, come on my army, yes you can do it। अब ये क्वेश्चन तुम लोगों को पहले खुद से ट्राई करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी आप लोगों ने डालना है कि इस बाइनोमियल में कौन सा पद, टोटल 21 टर्म होंगे, इसमें टोटल 21 पद होंगे, इसमें से कौन सा पद सबसे ग्रेटेस्ट होगा, ये तुम लोगों को फाइंड करना है। तो कुछ सेकंड तुम लोगों को दिए जा रहे हैं, पहले आप लोग खुद से ट्राई करिए। कॉपी पेन असाइनमेंट आपकी आंखों के सामने होगा। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि जब भी मेरी लाइव क्लास चलेगी तो केवल टीवी की तरह बैठ करके देखना नहीं है, जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो मेरे साथ साथ तुमको भी हल करना है। तो हल करिए सब लोग, कम ऑन। कुछ सेकंड आपको दिए जा रहे हैं, वेरी गुड।
बच्चों आप लोग तेजी से कोशिश कर रहे होंगे। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पूरे टर्म को ग्रेटेस्ट करना है, तो अब आप x और y को छोड़ नहीं सकते हो। अगर आपने a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 5 लिया है तो गलत हो जाएगा। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 5 तब लेना होता जब ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट की वो बात करता, क्योंकि जब ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट की बात की जाती है तो वहां पर हमको वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट टर्म है तो टर्म में तो फिर कांस्टेंट वेरिएबल सब होते हैं, फिर बच्चों आप वेरिएबल को छोड़ नहीं सकते हो। और यहां पर उन वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो उसने दे भी रखी है। तो उसको हम लोग सबसे पहले रखेंगे यहां पर। अच्छा ये होगा कि पहले ही वैल्यू रख लो, जैसे x इक्वल टू हाफ यहां रख दो, y इक्वल टू 1/3 यहां रख दो, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3/2 और दूसरा हो जाएगा 5/2 टू द होल पावर 20। तो अब a हमारा 3/2 हो गया और b हमारा 5/2 हो गया। ये a प्लस b टू द होल पावर n का केस हो गया। अब पूरा टर्म ग्रेटेस्ट होगा। अब इन दोनों को आपस में ना सॉल्व कर देना, ठीक है ना, फिर तो बायनोमियल ही नहीं बचेगा। तो ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। a का वैल्यू 3/2 हो गया, b का वैल्यू 5/2 हो गया। अरे b का वैल्यू 5/3 हो गया बच्चों। ये x का वैल्यू 1/2 रखोगे, ये 3/2 प्लस y का वैल्यू 1/3 है तो 5/3 बनेगा, ये बनेगा भाई। अब बस आप इनको आपस में ना ऐड कर देना, नहीं तो फिर बायनोमियल ही नहीं बचेगा। बायनोमियल हिंदी में इसको द्विपद प्रमेय, तो द्विपद तो यहां पे दो टर्म का होना जरूरी है। तो अब यहां पर a का वैल्यू 3/2, b का वैल्यू 5/3 और n का वैल्यू 20 आ गया। ठीक है बच्चों, चूंकि x एंड y का वैल्यू मैंने पहले ही रख दिया है, अब फार्मूले में आप x और y लेकर के मत चलो। अगर x और y का वैल्यू दिया है तो उसको पहले ही रख दिया करो, ठीक है। अब एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। n का वैल्यू 20 है, b का वैल्यू 5/3 है, a का वैल्यू 3/2 है, अपॉन a प्लस बी 3/2 प्लस 5/3। तो इस पूरी क्वांटिटी को आप लोगों को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। तो ये
200 माइनस 9/6, 19/6, तो ये 6 आपका कैंसल आउट हो जाएगा और 191/19 ये निकल करके आएगा। जो कि 10 पॉइंट समथिंग होगा। 10 पॉइंट समथिंग होगा। 191/19 आपकी आंखों के सामने निकल करके आ रहा है, जो कि 10 कुछ होगा। नियरली 10.1 के आसपास होगा। तो आर हमारा 10.1 से 11.1 के बीच में निकल करके आता है, जिससे आर का वैल्यू आपका निकल करके 11 आएगा। ये नियरली 10.1 है, ठीक है ना। अगर एग्जैक्ट जाओगे तो ये तुम्हारा 10.05 के आसपास होगा। तो वो नियरली 10.1 मैंने लिख दिया है, उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 10 से ज्यादा ये कन्फर्म है। तो आर का वैल्यू जो इंटीजर वैल्यू है वो 11 निकल करके आता है। अब आर अगर 11 है, इट मींस जो 12th टर्म होगा वो ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो T12, क्योंकि यहां पूरा टर्म ही ग्रेटेस्ट होगा, विल बी ग्रेटेस्ट टर्म। जो 12th टर्म हमारा होगा वो हमारा ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो ये ग्रेटेस्ट टर्म का फंडा भी बच्चों आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। तो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट और ग्रेटेस्ट टर्म में कोई खास अंतर नहीं है। बस कॉफिशिएंट में ये है कि हम उसके खाली न्यूमेरिक पार्ट को ग्रेटेस्ट करते हैं, और जब टर्म की बात आती है तो उसमें वेरिएबल को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। तो जो NB माइनस A/A+B है, उसमें A की जगह A इंटू एक्स और B की जगह B इंटू वाई रिप्लेस कर दिया जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि x एंड y का पॉजिटिव वैल्यू ही आपको लेना है, ठीक है ना। अगर वेरिएबल उसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो फिर मॉड लगा करके उसको पॉजिटिव कर लेना, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट या ग्रेटेस्ट टर्म के क्वेश्चंस में अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें केवल एक फार्मूला आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, और वो है NB माइनस A/A+B। NB माइनस A/A+B। तो कभी तुम लोगों को कोई दिक्कत जो है इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब जो है एक असाइनमेंट का भी क्वेश्चन मैं तुम लोगों को कराना चाहूँगा। ये 65 क्वेश्चन है बच्चों, 65 क्वेश्चन नंबर है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग सीट जिनके पास है वो लोग क्वेश्चन नंबर 65 को देखें। मैं लिख भी रहा हूँ, जिनके पास असाइनमेंट नहीं है वो उसके थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65, द ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट, यहां कॉफिशिएंट की बात की है उसने। द ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट in the expansion of in the expansion of 1 plus x to the whole power 2n plus 2, ये है बच्चों। ABCD 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर, वो आपको असाइनमेंट में दिख रहे होंगे। तो कुछ सेकंड आपको दिए जा रहे हैं। कम ऑन माय आर्मी, यस वेरी गुड। आप लोग जो है
कोशिश करें, प्रयास करें। फिर मैं तो इसका सलूशन दूंगा ही, लेकिन कुछ सेकंड मैं आपको दे रहा हूं। आप लोग अपने स्तर से भी इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। 1 + x⁴ 2n+2। इसमें इसने टर्म की बात नहीं की है, ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट की बात की है केवल। तो सॉल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए हमारा 1 है, यहां पर एक तरह से 1 × x है, तो b हमारा 1 है और n 2n+2 से रिप्लेस होगा। ये 2n+2 से रिप्लेस होगा। तो NB मैंने कैपिटल N यहां ले लिया है जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये 2n+2 -1 / 1+1, तो 2n+1/2 n+½ तो हमारा जो R का वैल्यू होगा वो n+½ से, फिर इसमें एक हमको ऐड कर देना होगा, तो n+3/2 हो गया। अब इस रेंज n+½ से n+3/2, तो जो इंटीजर वैल्यू है वो n+1 निकल करके आएगा बच्चों। एक्चुअल में n खुद भी क्वेश्चन में इंटीजर दिया हुआ है, इसमें n बिलोंगिंग कैपिटल N दिया है। तो n+1 निकल करके आ रहा है। तो जो Tn+2 होगा उसका कॉफिशिएंट सबसे ज्यादा होगा। अब Tn+2 जो है वो तुम लोग इसमें फाइंड आउट कर लेना। 2n+2 c n+1 × x⁴ n+1, तो ये उसका कॉफिशिएंट पार्ट हो गया। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन हम लोग और करना चाहेंगे। हमारा ग्रेटेस्ट टर्म का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 120। द ग्रेटेस्ट टर्म in binomial 2 + 3x⁴ 10 where x = 11/8। तो बच्चों आपने x का वैल्यू पहले ही रख देना है, तो बाइनोमियल हो जाएगा 2 + 3 × 11/8 10 मीन्स हमारा जो A and B है तो जो फाइनल बाइनोमियल बन रहा वो है 2 +
33/8 टू द होल पावर 10। तो ये a हो गया, ये b हो गया। भाई जो वेरिएबल था वो मैंने पहले, वो वेरिएबल का वैल्यू आप पहले ही रख दिया करो, बाद में उसका झंझट ना रखा करो। यहां पर सीधे सीधे पूरा टर्म ही ग्रेटेस्ट होगा, इसीलिए उसने इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट टर्म की बात की है बच्चों। तो कम ऑन माई आर्मी, आप लोग मेरे साथ साथ तेजी से सॉल्व करते चलें, अपना आंसर मुझको भेजते चलें। तो a का वैल्यू यहां पर 2 है, b का वैल्यू 33/8 है, n का वैल्यू 10 है। तो हमारा nb माइनस a/a प्लस b, तो 10 हो गया, b हमारा 33/8 हो गया, माइनस 2/a प्लस b, 2 प्लस 33/8। तो ये वैल्यू जो है आप लोगों को अच्छे से काउंट कर लेनी है, 330/8 माइनस 2, और यहाँ पर जो है 16 प्लस 33/8। तो फाइनल 330 माइनस 16/8 अपॉन 33 प्लस 16 आपका 49/8। ठीक, तो 330 माइनस 16 जब आप करोगे तो 314/49। तो ये वैल्यू जो है हमारी निकल करके आती है। तो जो R हमारा होगा वो 314/49 से 314/49 प्लस 1। ठीक, तो ये आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, और फिर इस रेंज में जो इंटीजर वैल्यू निकल करके आएगा वही हमारा जो है R का फाइनल वैल्यू होगा, उसमें 1 ऐड कर दोगे, टर्म निकल आएगा। ठीक है, सो आई थिंक ये आगे आप लोग अच्छे से खुद ही जो है अब आगे यहां से कर लोगे, बस R का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट है ग्रेटेस्ट टर्म में मैंने आपको एक ऐसा जड़ी बूटी दे दिया है कि कभी आपका क्वेश्चन अब फंसेगा ही नहीं। अच्छा, इसमें R की जब ये nb माइनस a/a प्लस b ये खुद इंटीजर होगा, मान लो nb माइनस a/a प्लस b, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि R का या तो एक वैल्यू आएगा, बहुत ज्यादा दो से ज्यादा कभी नहीं। तो 2 कब आएगा? जब ये खुद इंटीजर होगा। जैसे सपोज किसी क्वेश्चन में nb माइनस a/a प्लस b ये आ गया 5, तो R हो जाएगा 5 से 6। तो उस केस में R की 2 वैल्यू सिलेक्ट होंगी, 5 एंड 6। 2 से ज्यादा R की वैल्यू कभी भी नहीं आएंगी, उसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। ठीक है ना, 2 से ज्यादा ग्रेटेस्ट टर्म कभी भी किसी बाइनोमियल में नहीं हो सकते हैं, ये बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग और करना चाहेंगे, आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 175 जो है वो बच्चों हम लोग करना चाहेंगे। इसमें थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन एक तरह से पुटअप किया गया है। क्वेश्चन है इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड द फोर्थ टर्म, मतलब इसमें उल्टा मामला है। अभी तक हम लोग ग्रेटेस्ट टर्म निकाल रहे थे, फोर्थ होगा फिफ्थ होगा, इसमें उसने दे दिया फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन हैज मैक्सिमम वैल्यू, दे दिया उसने। तो इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड the fourth term in binomial
2 प्लस 3x अपॉन 8 टू द होल पावर 10 2 प्लस बाइनोमियल 2 प्लस 3x अपॉन 8 to the whole power 10 has maximum value then A ऑप्शन है 2 लेस देन एक्स लेस देन 3, मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूं। सेकेंड ऑप्शन है 3 लेस देन एक्स लेस देन 10/3। सी ऑप्शन है 4 लेस देन एक्स लेस देन 5। और डी ऑप्शन तो बच्चों सब लोग जानते ही हो, none of these। Yes, come on my army, yes you can do it। पहले आप लोग खुद से कोशिश करें, खुद से ट्राई करें। ये क्वेश्चन जेई में भी पूछा जा चुका है। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड द फोर्थ टर्म in binomial 2 plus 3x upon 8 to the whole power 10 has maximum value, means greatest value, then ABCD 4 options are given here। ABCD 4 ऑप्शन तुम्हारे आंखों के सामने हैं। आप लोग कोशिश कर रहे होंगे, मैं भी सॉल्व करना शुरू करता हूं, आप लोग चेक करते चलें। तो उसने दे रखा है कि T4 इज ग्रेटेस्ट टर्म, सो R इक्वल टू 3। भाई टर्म के रिस्पेक्ट में R कम हो जाता है। फॉर्मूला है NB माइनस A अपॉन ए प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस 1। यहां जो ए है वो 2 होगा, बी चूंकि उसने पूरे टर्म की बात की है, ग्रेटेस्ट टर्म, तो अब हम वेरिएबल को छोड़ नहीं सकते हैं। भाई इसके पहले उल्टा मामला होता था, वहां टर्म पूछता था, एक्स का वैल्यू दिया होता था। यहां क्या है कि अब उसने टर्म दे दिया है, आर दे दिया है, और आपसे एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। गॉट इट? क्योंकि पूरा टर्म ग्रेटेस्ट करना है तो वेरिएबल छोड़ोगे नहीं बच्चों। तो बी का वैल्यू यहां क्या आएगा 3x अपॉन 8, और n का वैल्यू यहां पर 10 आ जाएगा। तो ये हमारे ए, बी और n है। ये हम लोग इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो वैल्यू रखना अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसा करते हैं, पहले एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी का वैल्यू काउंट कर लेते हैं। n का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 3x अपॉन 8 है, a का वैल्यू 2 है। x देखो मैंने पहले कहा था ना कि x ग्रेटर देन 0 दिया होगा, नहीं दिया होता तो हम लोग x पे मॉड लगाते। तो a कितना है 2, b कितना है 3x अपॉन 8। तो ये 30x माइनस 16 अपॉन 8
आराम से हल करिए, कहीं कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। और ये 16 प्लस 3x अपॉन 8, ये 8 बच्चों कैंसल हो जाएगा, तो ये आया 30x माइनस 16 अपॉन 3x प्लस 16। गॉट इट? अच्छे से आप निकाल लीजिए। तो r का वैल्यू जो होगा वो अब हम लोग यहां पर काउंट कर लेते हैं। ये हमारा एन बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी आ गया। इसी में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो r हमारा हो जाएगा 30x माइनस 16 अपॉन 3x प्लस 16 लेस देन आर इक्वल टू 30x माइनस 16 अपॉन 3x प्लस 16 प्लस 1। r का वैल्यू जो है वो अब आप यहां पर रख दीजिए। चूंकि 4th टर्म है तो r का वैल्यू 3 निकल करके आएगा। तो यहां पर 3 रख दीजिए। इसको फाइनली जब आप एलसीएम लेकर के ऐड करोगे तो प्लस 16 माइनस 16 कैंसल आउट हो जाएगा। 33x अपॉन 3x प्लस 16, जहां x पॉजिटिव है। अब चूंकि x पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा। डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 3x प्लस 16 इसमें आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 30x माइनस 16 लेस देन आर इक्वल टू 3 इंटू 3x प्लस 16 लेस देन आर इक्वल टू 33x। ये निश्चित रूप से आप लोगों का आ रहा होगा। अब जो है आगे का कैलकुलेशन भी आप लोग अच्छे से कर लीजिए। ये आपका 9x प्लस 48 लेस देन आर इक्वल टू 33x। तो बच्चों यहां से इसको 2 पार्ट में अलग अलग ब्रेक कर लो। अब तो एक इनइक्वालिटी 36 माइनस 16 लेस देन आर इक्वल टू 9x प्लस 48। दूसरा 9x प्लस 48 लेस देन आर इक्वल टू 33x। 9x आप यहां इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये 21x लेस देन आर इक्वल टू 64, और इधर भी 48 लेस देन आर इक्वल टू ये 9x जब इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो 24x बनेगा। सो x लेस देन आर इक्वल टू 64 अपॉन 21 एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो फाइनली जो x हमारा बनेगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेस देन आर इक्वल टू 64 अपॉन 21। ये फाइनल हमारा निकल करके आ रहा है। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेस देन आर इक्वल टू 64 अपॉन 21। ये मैं यहां पर फिर से लिख रहा हूं, वहां पे हो सकता है आपको क्लियर कट दिख ना रहा हो। ये 64 अपॉन 21 जो कि नियरली इक्वल टू 3 है। 63 अपॉन 21 आपका एग्जैक्टली 3 होता है, 3 से थोड़ा ज्यादा, तो नियरली 3। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेस देन 3 आप कह सकते हो। 64 अपॉन 21 नियरली आपका 3 है,
तो जो ऑप्शंस हमको गिवन हैं उनमें जो ए ऑप्शन हमारा है बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। हालांकि यहां पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, बट अगर कंप्लीट सेट नहीं मैच कर रहा है तो सबसेट जो है उसका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो आज हम लोगों ने ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट, ग्रेटेस्ट टर्म, टर्म हैविंग इंटीजर कॉफिशिएंट, इन सब चीजों को अच्छे से समझा, अच्छे से देखा। अब इसके क्वेश्चंस जो असाइनमेंट में दिए हुए हैं बच्चों वो आप लोगों को अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं, हल कर लेने हैं। क्वेश्चंस भी साथ ही साथ करते चलिए। असाइनमेंट अगर आपके पास नहीं है तो कोचिंग से आकर के कलेक्ट कर लीजिए, वैसे क्लास में दिया जा चुका था। तो इसके क्वेश्चंस अब आप लोग तेजी से सॉल्व करिए। अब इसके आगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इनटू द बाइनोमियल, यूज ऑफ इंटीग्रेशन इनटू द बाइनोमियल, इन सब चीजों को भी हम लोग जो है आगे की क्लासेस में हम लोग जो है तेजी से करेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर।